Very good morning, everyone. Are you now able to hear me? Yes, very good. So आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 27 जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट तो कर दिया था बट वी विल कंटिन्यू एंड कंप्लीट दिस इन दिस क्लास. तो सेक्शन नंबर 27 डील्स विद ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल एंड द मेन पॉइंट इट सेज इज कि जो व्यक्ति मालिक नहीं है वो आगे भी मालिकाना अधिकार ट्रांसफ़र करने का हक भी नहीं रखता और कर भी नहीं सकता. इसके एग्जाम्पल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक शोरूम से कोई चोर चोरी कर ले तो उसने लॉफुली गुड्स को हासिल नहीं किया है. तो क्योंकि उसने लॉफुली गुड्स को हासिल नहीं किया है तो उसको टाइटल डिफेक्टिव मिला है. डिफेक्टिव टाइटल शब्द का मतलब होता है उसका कोई हक उसको नहीं मिला है. फिज़िकली उसके हाथ में वो वस्तु आ गई है पर उसका टाइटल स्वामित्व डिफेक्टिव है. और जब उसका खुद का ओनरशिप डिफेक्टिव है तो वो आगे जिसको देगा उसको भी बैड टाइटल डिफेक्टिव टाइटल ही मिलेगा. आप एक लॉ पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आप ही के फाउंडेशन के कोर्स में. वहाँ रूल अलग है. वहाँ के रूल्स जब आप वो पढ़ेंगे तब आप कनेक्ट कर पाएंगे. द सेप्टेम्बर पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट फ्रॉम मी दैट होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स अ गुड टाइटल even though the title of the transferor is bad or defective. Give me a thumbs up, yes or no. I'm quite sure you will be able to connect this. But बाकी लोग जब पढ़ेंगे तब समझ लेंगे. बट इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट वस्तुओं से रिलेटेड ये बात कही गई है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक प्रॉमिसरी नोट की बात अलग है बट यहाँ पे वस्तुओं में अगर टाइटल देने वाले का डिफेक्टिव है तो जो न्यू बायर ये जिसको भी जाके दे रहा है इसका टाइटल भी डिफेक्टिव होगा. बोलिए हाँ या ना. परंतु इसके अपवाद हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति मालिक नहीं भी है. जैसे यहाँ चोर मालिक नहीं है तो वो टाइटल नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहा. बट जो हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं उसमें ट्रांसफ़र करने वाला अभी मालिक नहीं है फिर भी अच्छा टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है. ये टॉपिक है. इज़ दैट क्लियर एवरीवन? तो अब हमने इसमें पहला एक्सेप्शन पढ़ा था. हम 8 एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं. हमने पहला पढ़ा था दैट मर्केंटाइल एजेंट जब गुड्स ट्रांसफ़र करता है तो पहले हमने समझा कि एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य के बिहाफ पर थर्ड पार्टी से डीलिंग करता है. डील करने वाला व्यक्ति बातचीत करने वाला व्यक्ति तो एजेंट होता है परंतु वो डील हो रही होती है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में. एजेंट सिर्फ एक माध्यम है. वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि एजेंट मालिक नहीं है फिर भी लॉ कहता है कि वो अच्छा टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है. बट एजेंट के ट्रांसफ़र टाइटल करने की 3 शर्तें हैं. शर्त नंबर 1 उसके पास जो गुड्स आए हैं ना वो छीन के नहीं लाया है. उसके प्रिंसिपल ने उसको अपनी स्वेच्छा से वो गुड्स दिए हैं. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग जो जिस गुड्स में वो डीलिंग कर रहा है वो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है. इसका मतलब है कि अगर कोई कैलकुलेटर में डील करता है तो उसने कैलकुलेटर ही बेचे हैं टेबल नहीं बेच दी है. अगर वो टेबल बेचेगा तो गुड टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होएगा. जिन गुड्स में वो डील करता है बस उसी की बात हो रही है. और तीसरा जो बायर है उसने गुड फेथ में ख़रीदा है. गुड फेथ का मतलब है इस भोलेपन में उसने ख़रीदा है कि ये व्यक्ति को बेचने का हक है. उसने ये सोच के ख़रीदा है. तो ये 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो जो नया व्यक्ति खरीद रहा है उसको गुड टाइटल मिलेगा. इसमें मैंने आपको लिखवाया 3 मार्क्स क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी है. इसका हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था जो एक्चुअली एजेंसी जब आप पढ़ लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तब आप कनेक्ट बेहतर कर पाते हैं कि एजेंट जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो प्रिंसिपल एक तरह से बाध्य हो जाता है. जैसे मैं किसी को एक एजेंट नियुक्त करूं और एक भोपाल उत्सव मेले में हमने दुकान खोली हो और मैंने उससे कहा तुम मेरे एजेंट जैसे काम करो मैं तो आ नहीं पाऊँगी तुम सामान बेचना. मैंने उससे कहा ये कैलकुलेटर बेचेंगे अपन तो कैलकुलेटर मैंने कहा 200 के नीचे मत बेचना. उसको मिलने वाला था कमीशन. तो उसने क्या दिमाग लगाया कि बच्चों को 150 रुपये में कैलकुलेटर बेच दिए और खुद ने तो अपना कमीशन बुक कर लिया क्योंकि जितने कैलकुलेटर बिकेंगे उसको कमीशन मिलेगा पर मुझको पैसे कम मिले. तो क्या मैं वो जिनको उसने बेचा जिन भी लोगों को बेचा कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या मैं उनसे कह सकती हूँ भैया वापस करो मैंने तो इससे 200 का बेचने को कहा था? नहीं. क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट की आपस में कुछ भी बात हो जाए थर्ड पार्टी के सामने तो प्रिंसिपल को एजेंट की बात रखनी ही पड़ेगी. तो ये एक बात है जो आप एजेंसी टॉपिक में पढ़ेंगे.
बट यहाँ पर भी वो कनेक्ट हो रही है कि एजेंट ने अगर कार बेच दी, मालिक नहीं था, सस्ते में बेच दी, पैसे भी लेके भाग गया, तो भी प्रिंसिपल थर्ड पार्टी से कुछ नहीं कह सकता, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। आर यू क्लियर विद दिस एग्जाम्पल? देखिए एग्जाम्पल को ग्रिप में रखने में ही आपकी जीत है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं ए एंड बी। ये मैं पॉइंट्स आपको कल भेज चुकी थी, आपके पास स्लाइड्स ग्रुप में हैं, तो आप उसको देखते जाइए, नोट भी कर सकते हैं साथ में, और सुनना भी ध्यान से सुनिए। जब आप लिखते हैं तो ध्यान रखिए आप उस वक्त सुन नहीं पाते हैं, तो अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक मेरे को कम समझ आएगा, मैं पहले सुन लूँ, तो आप पहले सुन लीजिए और स्लाइड्स आपके पास हैं, फिर आप लिख लीजिएगा। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? सुनना और लिखना दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर आप लिखते हैं तो आपका पूरा फोकस उधर है, आप सुन ही नहीं पाते हैं, तो दोनों में से आपको चूज़ करना है कि मुझे क्या करना है। आप लिख के लाएँ स्लाइड तो आप आराम से बैठिए, आप नहीं लिख पाए क्योंकि क्लास काफ़ी लेट तक थी, तो आप अभी पेशेंस से सुन लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, बट लिख ज़रूर लीजिएगा। सो सेकेंड पॉइंट है जॉइंट ओनरशिप। अब देखिएगा ध्यान से एग्जाम्पल को, ए और बी इन दोनों ने मिलकर एक साइकिल खरीदी। अब आपको पता है बेटा, कार और स्कूटर पे तो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, बट साइकिल का कोई आरसी कार्ड नहीं होता है, हाँ या ना? तो जो साइकिल का आरसी कार्ड होता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ये दो लोगों ने पैसे मिला के खरीदी है या एक ही है? मुश्किल है। तो ए और बी ने मिलकर साइकिल खरीदी। अब ये साइकिल ए ने कहा मेरे घर पे जगह नहीं है, बी तू अपने घर पे रख ले। किसने कहा ऐसा? क्या कहा उसने? मेरे घर पे जगह नहीं है, यू कीप एट योर हाउस। ठीक है, तो किसकी मर्जी से वो बी के पास थी? ठीक है, अब जब वो रोज बी के घर पे रखी रहती थी, तो सी जो है उसको लगा कि वो बी की ही साइकिल है, जबकि बी टेक्निकली 100% का मालिक है या 50% का, और उसने वो साइकिल सी के बोलने पर कि मुझे बेचोगे क्या, बेच दी। तो जिस 50% पे उसका हक नहीं था, उसने वो भी बेच दी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? साइकिल के दो टुकड़े तो हो नहीं सकते, साइकिल पे हक कितने लोगों का था, बट साइकिल रखी कहाँ रहती थी? तो सी को क्या लगा, बी के लिए है, तो उसने बी से पूछा साइकिल बेचोगे? बी ने बोला हाँ ले लो, और उसने साइकिल बेच दी। तो जब उसने साइकिल बेच दी तो क्या सी को गुड टाइटल मिलेगा? यस, क्योंकि उसकी तो कोई गलती है ही नहीं, हाँ या ना? और आधे पैसे बी को ए को बाद में देने पड़ेंगे, बट ए सी से झगड़ के साइकिल वापस नहीं ले सकता क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। ये पॉइंट हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जॉइंट ओनर जो था वो आधे का ही मालिक था, बट उसने बेच पूरी चीज़ दी। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कैन यू एक्सप्लेन द पॉइंट टू मी बेटा? बाकी लोग तब तक लिखना चाहें तो अब लिख लें टिल दैट चाइल्ड इज स्पीकिंग। यस बेटा, माइक लो और बोलो। September batch children, you can keep writing till the point is being discussed. Yes, mic पे अच्छे से बोलो। What did you understand from this point? साइकिल मैम हाफ अप होना थे, AOB हाफ अप होना थे, और माइक पास लाके बोलो। हाँ, AOB हाफ होना थे, और बी ने मतलब 50% का ओनर था, बी ने सी को साइकिल बेच दी, और तब सी को लगा था कि बी की साइकिल है, तो बी ने फिर सी को साइकिल बेच दी। तो मैम फिर सी तो ओनर हो गया है। क्या ए उससे कह सकता है भाई आधी साइकिल तो मेरी थी भैया, तुमको उसने साइकिल बेची तो पीछे का टायर रख लो, आगे का तो मुझे वापस करो? पूरी वापस ले सकता है? नहीं मैम, ए नहीं ले सकता, मैम सी की होगी। हाँ, और एक क्या बचा ए के पास हक? मैम पैसा लेने का। वो भी किससे? गुड, एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? अब पीछे के पीछे दे दो एक बार, तुम भी एक्सप्लेन करो व्हाट इज द पॉइंट। थैंक यू। फटाफट फटाफट बच्चे। जॉइंट पार्टनर है साइकिल के, जिसने ए ने बोला बी से कि साइकिल आप रख लो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए, तो सी को लगा कि बी की साइकिल है, तो सी ने अप्रोच करा उसके लिए कि साइकिल मुझे दे रहे हो क्या, उसने बेच दी उसको। तो ए का टाइटल नहीं है, उससे सी से मांगने के लिए
हम इस टॉपिक में क्यों पढ़ रहे हैं कि नॉन ओनर भी, जॉइंट पार्टनर है वो और वो ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है जबकि वो आधे का ही मालिक है। क्लियर है एवरीवन? बेटर। थर्ड पॉइंट की हेडिंग लिखिए, सेल अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सभी लोगों को पता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइप तो उन्होंने पढ़ा ही है, जब फ्री कंसेंट नहीं होती, ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट किसी से करते हैं तो उसे वॉइडेबल कहते हैं। बोलो हाँ या ना, ये सभी को पता है। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ये पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, सेठ करोड़ीमल का एग्जाम्पल आप सभी को याद रहना चाहिए, और नहीं याद है तो फ्री कंसेंट टॉपिक जब आएगा तब आपको समझ आएगा। एक थे सेठ करोड़ीमल, उन्होंने एक व्यक्ति रामलाल से जबरदस्ती अप्लाई करके उसकी मंशा के बिना, फ्री कंसेंट के बिना उसका घर अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लिया। ऐसा कुछ याद आ रहा है? आए तो अच्छी बात है, नहीं याद आएगा तो जब फ्री कंसेंट पढ़ेंगे तब आ जाएगा। सो टेक्निकली जब बेटा फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइडेबल। ये बताओ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रामलाल अग्रीड पक्षकार कहलाता है कि नहीं? एग्रीड पार्टी बेटू कौन होता है? जिसको ग्रीफ दिया, पीड़ा पहुंचाई, जिसको दबाया और हाँ कहलवाया जबकि उसकी मर्जी नहीं थी। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे क्या बोलते हैं? डोमिनेटिंग पार्टी, मतलब जिसने दबाव डाला। तो ये बताओ, लॉ एग्रीव पार्टी को रीजनेबल टाइम में पीछे हटने का समय देता है या नहीं? अगर रामलाल पीछे हट जाए कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कैंसिल हो जाएगा? बट जब तक वो ये करता, उसके पहले ही करोड़ीमल ने मिस्टर सी को घर बेच दिया, मिस्टर एक्स को बेच दिया, तो क्या इसमें मिस्टर एक्स की कोई गलती है? उनको टाइटल कैसा मिलेगा? बस यहाँ उनको उन्होंने 1 जुलाई को इधर रजिस्ट्री की और उधर 5 जुलाई को इसने कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर दी कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। ये इनका मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 जून को। तो कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ था? 1 जून को। रीजनेबल टाइम के अंदर उसने मना किया है, बट उसके पहले ही करोड़ीमल ने किसको बेच दिया? एक्स को। तो एक्स को गुड टाइटल मिल गया। अब अगर एक्स, ये जो रामलाल है, पीछे भी हट रहा है, तो भी इसको अपने घर के पैसे ज़रूर मिल सकते हैं, बट घर नहीं मिल सकता। पैसे वो किससे ले सकता है? करोड़ीमल अगर केस जीत गया तो। जीतेगा ही वो तो। अगर कोर्ट में ये केस में आप प्रूव कर दो कि मेरे को गन पॉइंट पे हाँ कहलवा लिया, 10 गवाह खड़े कर लो, तो इंडिया में तो मर्डर भी माफ़ हो जाता है अगर गवाही वैसी हो जाए तो। तब तो कोर्ट केस में ऐसा होता है कि उल्टे पुल्टे जजमेंट हो जाते हैं क्योंकि गवाह बिक जाते हैं। तो एनीवेज, हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये केस जब आपको फ्री कंसेंट क्लियर है तब और ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पर रामलाल को दबाकर 1 जून को घर खरीद लिया, 1 जुलाई को करोड़ीमल ने मिस्टर एक्स को बेच दिया, तो मिस्टर एक्स को गुड टाइटल मिल गया उस दिन तक क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जीवित था। उसके बाद रामलाल पीछे हट गया, कोई बात नहीं, हट तो सकता है वो, बट अब उसको घर नहीं मिलेगा। उसको पैसे अपने ज़रूर मिल जाएंगे, किससे? करोड़ीमल से, मगर घर नहीं मिलेगा। इज़ दैट क्लियर? तो आप ये एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, हम इसकी थ्योरी सुन लें ज़रा। बायर, यहाँ कौन से बायर की बात हो रही है? बोलो, मिस्टर एक्स। बायर गेट्स अ गुड टाइटल when goods are sold by a seller who had obtained possession under a voidable contract। यहाँ हु कौन है? करोड़ीमल। उसको पोजेशन किस चीज़ का मिला है? घर का। मैंने एग्जाम्पल घर का दिया है, हालांकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में घर का वर्ड नहीं होते हैं, बट वो समझ में अपने को उधर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने पढ़ रखा है, इसलिए अंडर अ voidable contract प्रोवाइडेड, बशर्ते इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, किसकी बात हो रही है? ये वाला, हैड नॉट बीन कैंसिल्ड टिल द टाइम ऑफ सेल। अब इतनी इंग्लिश तो आपको समझ के लिखनी ही होगी। क्या कह रहा है पॉइंट? माइक किसके पास है? बोलिए बेटा, व्हाट इज द पॉइंट? एक्सप्लेन टू मी, अदर्स प्लीज फिनिश राइटिंग। यस, गुड, दैट्स द मेन रूल। और एक्सेप्शन का टाइटल क्या है? when the contract is
और वो गुड्स सेलर के पास कैसे आए होते हैं? under a वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। where he get possession. So the agreed party can't recover the goods from the buyer because he has purchased under the good faith. गुड, बट व्हाट कैन ही गेट बैक? He can recover the amount from करोड़ीमल। लेट्स मूव अहेड, पॉइंट नंबर 4। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कैवियर टेम्पटर भी डायरेक्ट आ सकता है। कंडीशन इतना नहीं आता डायरेक्ट, कैवियर टेम्पटर के पॉइंट्स डायरेक्ट आ सकते हैं और ये भी डायरेक्ट आ सकता है। सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन, सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन। अब इसका मतलब क्या है देखिएगा। पॉइंट नंबर 4, लिखने की बिल्कुल जल्दी मत मचाइए, आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, अभी आप सुनने पे फोकस कीजिए। सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। देखिए, जब आइडेंटिकल गुड्स होते हैं, जैसे एक ब्रेड की दुकान है और वहाँ ये वाली ब्रेड और ये वाली ब्रेड और ये वाली ब्रेड और ये वाली ब्रेड सेम ही है। अब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच में इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने ब्रेड बेची। अब क्या हुआ कि ए ने बोला कि मैं बस लेट हो रहा हूँ ऑफिस से, फ़ोन पे ही उसने बोल दिया था, आजकल जैसे अपन बुकिंग कर देते हैं चीज़ों की, कि मैं आ रहा हूँ दुकान पे, मेरे लिए एक ब्रेड रखना, और सब तय हो गया। मगर अचानक उसके पास कहीं फ़ोन आ गया तो उसने कहा मैं सुबह ऑफिस जाते समय ले लूँगा। ये बात है रात के 7 बजे की। तो ओनरशिप इसलिए ट्रांसफ़र हो गई क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है गुड्स अगर तैयार हैं, गुड्स अगर अलग करके रख दिए और इंटेंशन हो गई तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। पैसों से मतलब ही नहीं है, सामान कहाँ रखा उससे मतलब ही नहीं है, बोलो हाँ या ना। यही पढ़ते आ रहे हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप में। तो ओनर कौन बन गया? तो वो दुकान पे ब्रेड जो रखी है वो है किसकी? किसकी है? किसकी है? क्या सेलर अब मालिक बचा है? मगर 9 बजे दूसरा बायर आया और बोला मुझको ब्रेड दे दो। बी जो एक दुकानदार था उसने अपना कॉमन सेंस लगाया कि सुबह तक ये ब्रेड वैसे भी थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, ये वाली ब्रेड मैं सी को दे देता हूँ। सुबह सुबह 5 बजे मेरे यहाँ डिलीवरी होती है लेटेस्ट नई ब्रेड की, तो वो जब ए आएगा तब उसे वाली दे दूंगा। क्या कोई गलत काम कर दिया उसने? तो आइडेंटिकल गुड्स में जहाँ एक गुड और दूसरा गुड एक ही जैसा है, दिस इज अलाउड। बात को पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इस टॉपिक में घुस क्यों रहा है? आप कहोगे सेलर का तो वैसे ही हक होता है, सेलर ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका है, मगर गुड्स उसके पोजेशन में किसी कारणवश रह गए हैं, तो वो दूसरे को बेच रहा है इस उम्मीद में कि कल वो आएगा तो उसे दूसरे दे दूंगा क्योंकि सेम ही है। हाँ या ना? क्या आप इसमें ये बोल सकते हैं नो 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 मुझे वही वाली ब्रेड चाहिए? अरे वही वाली ब्रेड है भाई, हाँ या ना? एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। माइक किसके पास है? बाजू में दे दो। प्लीज़ एक्सप्लेन दी एग्जाम्पल, अदर्स नोट करेंगे। आइडेंटिकल गुड्स में ही ऐसा होता है क्योंकि अगर ये कोई एंटीक मूर्ति होती और ए बी को दे चुका हो, मतलब सेलर दे चुका होता, और अब वो जब तक लेने आ रहा है तब तक तीसरे को बेच दिया, ये अलाउड नहीं है। ये आइडेंटिकल गुड्स में ही अलाउड है बस। हाँ जी, मैंने आपको एग्जाम्पल भी ऐसे बनाए हैं जिससे आपके दिमाग में बैठे। पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन 1000 वर्ड्स। ये कहीं बने बनाए नहीं मिलते हैं। आपके लिए बैठ के एआई से स्लाइड्स बनानी पड़ती है। एआई में ऐसा नहीं होता है बोल दो और स्लाइड बन गई, पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है, फिर वो गलत बनती है, फिर उसको ठीक करना पड़ता है। एक स्लाइड बनाने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो आप समझिए कि कोई आपके लिए इतना टाइम लगा रहा है तो आप खुद के लिए तो टाइम लगा लो, नोट्स तो ढंग से पढ़ो और बनाओ। Called to be that to pack the bread for तो कौन सी 3 चीज़ होने से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? हिंदी में बोल भाई, जल्दी बोल। गुड्स को अलग रख देने से और उसको डिलीवरेबल स्टेट में होने से और उसकी लीगल इंटेंशन। बस, तो ऐसा होने से क्या हो गई? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। जबकि ब्रेड रखी कहाँ है? सेलर के पास। क्या पैसे मिले? नहीं, तो अब क्या हुआ ऐसी स्थिति में? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। तो वो ब्रेड है किसकी? एक ही। फिर क्या हुआ?
फिर सी आया पाया, एक और पाया शाम को ही, उसने मांगी ब्रेड, तो सेलर ने उसको दे दी, और सुबह उसने नई ब्रेड ए को दे दी। तो इसमें कुछ दिक्कत है? नहीं। तो लॉ इसको अलाउ कर रहा है। यस। क्या वो ए जाके बोल सकता है सी से ये वाली ब्रेड चाहिए मेरे को, वापस कर ब्रेड? नहीं, क्योंकि उसको गुड टाइटल मिल गया है। क्लियर? गुड, सिट डाउन। 4th पॉइंट था ये, ऑनलाइनर्स, एनी डाउट? 4th पॉइंट पे एनी डाउट? एज आई स्पेसिफाइड दिस इज इन केस ऑफ ओनली। सो 3rd पॉइंट बेटा रोहित, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ध्यान से सुने। जब भी बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप पढ़ लेंगे जनवरी बैच का जब टाइम आएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्ति की कंसेंट फ्री नहीं होती है। ज़बरदस्ती उससे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया तो उसको लॉ हक देता है कि तुम पीछे हट सकते हो। तो बेटा पीछे हटने के पहले ही, तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है, और करोड़ीमल ने आगे बेच दिया तो वो जो 3rd पर्सन है ना, उसको गुड टाइटल मिल जाएगा। बस इतनी सी ही बात है। हाँ इशिता, यू आर वेरी करेक्ट। तुमने पूछा कि मैम इस एग्जाम्पल में अगले मॉर्निंग ब्रेड आ नहीं पाती किसी वजह से, तो बायर ए सेलर के ऊपर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता। इस रिस्क को लेकर ही बायर सेलर ने गुड्स बेचे। गुड क्वेश्चन। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज आस्किंग? अगले मॉर्निंग बायर सेलर ने तो सोचा था ब्रेड आ जाएगी, ब्रेड लाने वाला नहीं लाया। ब्रेड जो होलसेलर आता है, ब्रेड तुमने देखा होगा ना किरानों की दुकानों पे ब्रेड वाले अपनी डिलीवरी दे के जाते हैं सुबह सुबह, हाँ या ना, अंडे ब्रेड टमाटर, तो वो नहीं आया, तो उस चक्कर में इसका ब्रेड खत्म हो गई, तो ए जो है बी पे केस कर सकता है। गुड क्वेश्चन। चलिए 5th पॉइंट, सेल बाय अ बायर, सेल बाय अ बायर in possession before property in goods has vested in him. Vested माने passed to him. Sale by a buyer obtaining possession before the ownership has vested in him. Title समझ नहीं आएगा, example से title समझ आएगा. Listen. A seller था और B buyer था, ये इनका original contract था। A ने B से बोला मैं गुड्स भेज रहा हूँ, तुम पैसे अभी नहीं दे पा रहे हो तो 2 महीने में दे देना। क्रेडिट सेल हो गई, बोलो हाँ या ना। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें गुड्स भेज रहा हूँ, तुम मुझे 2 महीने में पैसे दे देना। यार देखो मैं सब पे भरोसा नहीं कर पाता, ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र होगी जब तुम कैश दे दोगे। आप लोगों ने कल एक पॉइंट पढ़ा था कि कंडीशन डाल सकता है वो, हाँ या ना। तो बताइए इसमें इंटेंशन हो गई, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो थे ही तभी तो भेजे, और अपोर्शन भी थे क्यों तभी तो भेजे, बट कंडीशन क्या डाल दी थी? पैसे देने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो क्या जो हम जिसे बायर बोल रहे हैं बी अभी वो मालिक है, पर क्या गुड्स उसके हाथ में पहुंच गए? बस उसने क्या किया, गुड्स उठा के सेकंड बायर सी को दे दिए। सी को थोड़ी पता था ये सब स्टोरी, गुड्स के माथे पे थोड़ी लिखा रहता है वो किसके हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। और छोटे मोटे सामान की परचेज में ज़रूरी भी नहीं है दुकानदार बिल दे, नहीं तो आप बिल भी मांग सकते थे, पर हमेशा बिल नहीं दिया जाता है, और वो उठा के गुड्स उसने बेच दिए। तो क्या बेचते वक्त बी ओनर था? उसको ओनरशिप कब मिलने वाली थी? तो अभी तो वो ओनर, मगर उसने गुड्स आगे, तो क्या सी को गुड टाइटल मिल गया? अब अगर ए और बी में लड़ाई हो जाए तो ए सी से जाके गुड्स ले सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ गया। लॉ ने कह दिया कि सी की तो कोई गलती नहीं है ना, तो वो किससे पैसे ले सकता है? अपने बी से। बी ना दे तो उस पर केस भी कर दे, परंतु गुड्स वापस नहीं ले सकता क्योंकि इसको गुड टाइटल मिल गया। इसलिए आप टाइटल पढ़िए, सेल बाय अ बायर। ये बायर जो है ना ए, उसने सेल करी है। ऑब्टेनिंग पोजेशन, उसके पास गुड्स आए कैसे? बिफोर प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। ये मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। बिफोर ओनरशिप हैज़ वेस्टेड इन हिम। वेस्टेड माने अपने पास आना, तो उसके पास ओनरशिप आई नहीं थी, उसके पहले ही उसने उसको आगे रवाना कर दिया। तो ये एक्सेप्शन में लॉ ने अलाउ करा है, क्योंकि ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था और अभी उस तक ओनरशिप आई नहीं है।
अब जब तक कोई रिपीट कर रहा है आप इसको लिखेंगे। माइक इधर दे दो, गर्ल साइड। यस बच्चे, द कॉर्नर पर्सन प्लीज रिपीट, ताकि मुझे आप लोगों के नाम याद हो जाएं। आप अपने डीपी पे अपनी फ़ोटो लगाएं और मुझे रेगुलरली मेरे मैसेजेस का जवाब देते वक्त, जब मैं आपको मैसेज भेजती हूँ मॉर्निंग में ब्रॉडकास्ट में, आप ये ना सोचिए कि मैम ने तो सबको भेजा है, जवाब क्यों दिया जाए। एक एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप मुझे जवाब में अपना जब भी कुछ भी थम्स अप या कुछ दें तो कभी कभी नाम लिख दिया करें, मेरे दिमाग में बैठ जाए कि ये बच्चा ये है। यस मैम यहाँ पे टू पार्टीज है, ए और बी, जिनके बीच में मेन कांटेक्ट हुआ है। जो बी मतलब जो ए है, जो सेलर है, उसने ये बोला है कि मैं तुम्हें सामान भेज रहा हूँ, तुम 2 मंथ बाद पेमेंट कर देना। तो बी, बट यहाँ पे 3 कंडीशन होना चाहिए जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ मिनिमम 2 पार्ट मतलब लीगल इंटेंशन हो गया है और वो डिलीवरेबल स्टेट में भी थे, लेकिन उसके बी और वो तीसरी कंडीशन थी वो एप्रोप्रिएट में भी हो गया। बट जो सेलर है उसने ये कंडीशन रख दी कि बट जब तक तुम मुझे कैश में पेमेंट नहीं दोगे मैं तुम्हें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो जो बायर है उसने ओके बोल दिया, बट बायर के पास गुड्स आ गए थे, इसी वजह से उसने जो थर्ड पार्टी है उसको गुड्स दे दिए, जबकि वो ओनर नहीं था। बट जो थर्ड पार्टी है उसको तो गुड टाइटल मिल गया, उसको नहीं पता था कि वो बायर जो सेकंड पर्सन है उसके गुड्स नहीं है। तो जो ए है वो थर्ड पार्टी के पास ये नहीं बोल सकते कि मेरे गुड्स मुझे वापस करो क्योंकि वो मेरे और मुझे पैसे नहीं मिले, बट वो बी से क्लेम कर सकता है डैमेजेस कि मैंने तुम्हें कंडीशन दी थी कि तुम कैश में ट्रांसफर पैसे दो और तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, फिर भी तुमने सी को दे दिए, तो मेरे पैसे वापस करो। ताली बजाओ, कितना शानदार एक्सप्लेनेशन, फ्लॉलेस एक्सप्लेनेशन, लाइन से बिल्कुल एक लाइन गलत नहीं बोली इधर का उधर। बस यही कॉन्फिडेंस आपको ज़िंदगी में आगे निकालता है। अंग्रेज़ी आती हो, हिंदी आती हो, कोई भाषा आती हो या ना आती हो, कॉन्फिडेंस विंस। द डे यू विल रियलाइज दिस कि कॉन्फिडेंस कॉन्सेप्ट में है। बात अगर आपको समझ में आ गई आप राजा हो। कहना नहीं आ रहा है, इंस्टीट्यूट पकड़ लेता है कि बच्चे को कहना नहीं आ रहा है। सिर्फ कहने नहीं आने के लिए आपको सीए की डिग्री से नकारा नहीं जाता है। कॉन्फिडेंस पकड़ लेता है इंस्टीट्यूट, बहुत ही बड़ी चीज़ है इंस्टीट्यूट। आंसर कॉपी से समझ लेते हैं बच्चे से कि बच्चे को बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल डॉज नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट को। और भाषा तो सेकेंडरी है, ये बच्चों ने फालतू की फैला दी है कि वो लॉ में नंबर नहीं मिलते नंबर, क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट भी पूरा नहीं लिखते। अभी उसने बात एक्सप्लेन करने में कोई फैक्ट मिस नहीं करा और पूरा फैक्ट एक्सप्लेन किया। ये चाहिए बस। आप ये जिस दिन करने लगोगे और क्लास में खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बोलोगे, यू विल पास। लैंग्वेज इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं। और ये एग्जाम्पल्स आपको मैं क्यों दे रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स बैठें। बिना एग्जाम्पल के सोचिए मैं आपको 15 मिनट तक भी बोलती रहती ना, आप पॉइंट नहीं समझ पाते कि है क्या ये पॉइंट। तो प्लीज़ वैल्यू व्हाट यू आर गेटिंग। आपसे बेहतर लॉ के पूरे इंडिया में किसी के नोट्स नहीं हैं। तो लास्ट डेज में कुछ बच्चों की आदत रहती है, टेलीग्राम में घुस जाएंगे, इंस्टाग्राम में घुस जाएंगे, पता नहीं कौन कुछ अच्छा दे देगा, कोई कुछ नहीं दे पाएगा। हार्ड कोर जो आपने पढ़ा है आपसे बेटर किसी ने नहीं पढ़ा है। सारे ही सब्जेक्ट की बात है ये, बट लॉ तो इन पर्टिकुलर, क्योंकि वो आपका न्यू सब्जेक्ट है, इससे उसमें बच्चे ज़्यादा ही टेंशन में रहते हैं। तो ठीक है, इसको आप बाद में लिखिएगा। पॉइंट नंबर 6, एस्टॉपल। आप स्लाइड देख के बता सकते हैं क्या कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? बूझो तो जाने। बचपन में आपने डिफरेंस बिटवीन की बहुत स्लाइड्स देखी होंगी ना, इसलिए वो गेम खिलाया जाता था कि आपको समझ में आए कि स्लाइड पकड़ के पिक्चर से मेरे बिना बोले आप बोल के दिखाएं। ऑनलाइन से अपनी बात कह सकते हैं, एक दूसरे का कॉपी ना करना। तान्या, इसमें हायर परचेज कवर्ड नहीं है। जो मैंने बोला हायर परचेज का एक्ट अलग है इंडिया में, हम उसको डिफरेंस बिटवीन में पढ़े थे, बट वो सेल और गुड्स एक्ट में कवर्ड ही नहीं है, उसका एक्ट ही अलग है बेटा। गुड क्वेश्चन।
काफ़ी लोग सही जवाब दे रहे हैं ऑनलाइन, वेरी गुड। यहाँ जो उपस्थित है उनमें से कोई जवाब दे सकता है क्या प्लीज़? यस, माइक दे देना बेटा आगे। वेरी गुड, वेल एक्सप्लेन्ड। नाउ आई एम नॉट लुकिंग एट योर मैसेजेस एनी मोर, स्टॉप। यस, माइक पास करके तेज़ बोलिए। ए है वो एक्चुअल ओनर नहीं है, पर वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक्चुअल ओनर है। और बी जो एक्चुअल वो ए सी को साइकिल बेच रहा है और प्रिटेंड कर रहा है कि वो उसकी साइकिल है, और बी उसको सुन रहा है पर उसको मतलब साइलेंट है, कुछ उसका जवाब नहीं दे रहा है कि नहीं है इसकी नहीं है ऐसे। तो सी को जब उसने ए ने भेज दी तो उसको गुड टाइटल मिल जाएगा। गुड, अच्छा बोला। और कोई और साथ में बोलना चाहेगा और क्लैरिटी से? तुमने भी अच्छा प्रयास किया। एनीबडी? यस, माइक दे दो, बैठे बैठे ही बोल लो लाउडली। There are three people in conversation. C asks A for the cycle, but B, present in the conversation, remains silent about the ownership. So A agrees to sell the cycle to C. So if B wants to recover the money for the cycle sale, he cannot ask for it because he was present at the time of the contract. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को अभी एक शब्द है एस्टॉपल, उसका मीनिंग शायद नहीं पता। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे। एस्टॉपल वर्ड का मतलब होता है अपनी बात कह के आप उस बात से पीछे नहीं हट सकते। चाहे आपने कोई एक्शन ऐसा किया हो, चाहे कोई शब्द ऐसे कहे हों जिससे कोई बात सामने प्रस्तुत हो रही है, तो फिर आपको उसको निभाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ए और बी और सी तीनों दोस्त थे। सी ने एक दिन ए से पूछा, ये साइकिल तेरी है क्या? बी वहीं खड़ा था, साइकिल उसकी थी, बी की, पर वो चुप रहा। उसके चुप रहने से सी को ये आभास हुआ कि साइकिल ए कह रहा है मेरी है तो उसी की होगी। ओके, तो एक दिन बाद जब ए और सी मिले तो सी ने कहा यार मेरे को ख़रीदना है ये साइकिल। ए भी मज़ेदार, उसने कुछ नहीं कहा कि मेरी नहीं है, उसने पैसे ले लिए और साइकिल सी की हो गई। अब जब बी ने पूछा मेरी साइकिल कहाँ गई, यहीं तो रखी थी, बोला वो तो मैंने बेच दी। किसको बेच दी? सी को बेच दी। तो क्या बी सी के पास जाके बोल सकता है मेरी साइकिल वापस दे? नहीं, क्योंकि बी ने चुप रहकर खुद ही ये जताया कि साइकिल एक्चुअली ए की है, तो सी ने ख़रीद ली, तो सी की कोई गलती नहीं है। तो ए नॉन ओनर था, मालिक नहीं था, फिर भी वो मालिकाना अधिकार उसने ट्रांसफ़र कर दिया सी को। दिस इज़ बाय एस्टॉपल। वो सिर्फ उससे पैसे मांग सकता है, भाई तूने मेरी साइकिल तो बेच दी, अब पैसे तो दे दे, तो वो पैसे वापस ले सकता है। कौन ले सकता है? किससे ले सकता है? किससे साइकिल नहीं ली जा सकती? क्यों? उसको क्या मिल गया? हाउ मेनी आर क्लियर विद द पॉइंट? गुड। जिनको अभी एस्टॉपल में क्लैरिटी नहीं है, जब वो एजेंसी चैप्टर पढ़ेंगे, हम एजेंसी बाय एस्टॉपल पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल पढ़ते हैं। एस्टॉपल का मतलब है आप अपनी बात कह के उससे पीछे नहीं हट सकते। यहाँ बी पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसी ने चुप रह के ये जताया कि साइकिल मेरी नहीं है, एक ही है। इज़ दैट क्लियर? यस, डाउट प्लीज़। एक्चुअली माइनर डिफरेंस है होल्डिंग आउट और एस्टॉपल में, पर दोनों का इफेक्ट सेम है। होल्डिंग आउट में भी आप दर्शाते हो और एस्टॉपल में आपका चुप रहना भी शामिल हो जाता है, तो इसलिए बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बट उन दोनों का इफेक्ट सेम है कि आप पीछे नहीं हट सकते। ऑल राइट, ऑब्वियसली बेटा बी अपने पैसे तो पाएगा क्योंकि ट्रू ओनर तो वही है। ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा कि ये पैसे भी लेके भाग जाए। माइनर का तो केस ही वॉइड है, वो यहाँ मिक्स मत करो बच्चे। अभी बहुत सारे बच्चे जिनको वो क्लैरिटी नहीं है, दिल गेट कन्फ्यूज्ड। माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। सी को दिख रहा है कि ए माइनर है, तो मूर्ख सी माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ही विल नॉट गेट अ गुड टाइटल। यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा, अभी तुम इतने ज़्यादा सीनियर नहीं हो कि तुम ये मिक्सिंग कर सको, और इंस्टीट्यूट भी तुम्हें ये मिक्सिंग नहीं देगी। Yes, deaf and dumb. Who is deaf and dumb? नहीं, any deaf and dumb can do this. किस बारे में बात चल रही है सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी क्योंकि सिचुएशन बेस्ड होता है।
गुड क्वेश्चन. शी इज आस्किंग कि बी डेफ एंड डम्ब है, तो बी अनसाउंड माइंड आया इस चैप्टर के एंगल से. दिमाग ठीक है बट डेफ एंड डम्ब कैन नॉट डू अ कॉन्ट्रैक्ट. ही कैन ओनली डू इन द प्रेजेंस ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या बात हो रही है, तो एस्टॉपल अप्लाई नहीं हुआ. एस्टॉपल तब होता है जब आप ऐसे शब्द कहो या जैसा एक्शन करो जिससे कोई बात जताए. यहाँ उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो पूरा केस ही आउट हो जाएगा. ओनरशिप विल नॉट बी ट्रांसफर्ड. गुड क्वेश्चन. 7th पॉइंट अनपेड सेलर. 7th पॉइंट अनपेड सेलर. आपका यूनिट नंबर 4 जो हम कल पढ़ेंगे वो अनपेड सेलर ही है. तो तब आपको ये पॉइंट समझ आएगा. अभी आप इस पॉइंट की स्लाइड को सिर्फ होल्ड करके रख लीजिए क्योंकि आपको अभी समझ ही नहीं आएगी कि क्योंकि आपने अनपेड सेलर कौन होता है ये पढ़ा नहीं है. तो इसको आप होल्ड करके रखेंगे ये. ओके. नेक्स्ट इज 8th वन, सेल अंडर अदर एक्ट्स. कभी कभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अलावा अन्य एक्ट्स में जो मालिक नहीं होता है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है, जिसका प्रथम एग्जाम्पल है ऑफिशियल असाइनी. आप लोग एक लॉ पढ़ेंगे तो नहीं, सीए फाइनल में पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी एक्ट. जब कोई व्यक्ति का दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसकी सारी संपत्ति ऑफिशियल असाइनी को हवाले कर दी जाती है. मालिक तो वो व्यक्ति होता है परंतु अधिकार मिल जाता है ऑफिशियल असाइनी को. वो उसकी एक एक करके संपत्तियां बेचता है, क्रेडिटर्स को टुकड़े टुकड़ों में पेमेंट करता है. तो वो मालिक नहीं होता ऑफिशियल असाइनी, फिर भी वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है. तो ये एक अलग केस है. देन फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स. ये आप क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं. जो व्यक्ति गुड्स घुमे हुए किसी के मिलते हैं, अगर उसको दिख रहा है कि ये गुड्स पेरिश हो रहे हैं या 2/3 से ज़्यादा मेरा खर्चा ही बढ़ गया है, तो वो बेच सकता है. उस वक्त वो मालिक, बट सामने वाले को ओनरशिप मिल गई. एंड देन सेल बाय पॉनी. आप लोग प्लेज और बेलमेंट में आपने पढ़ा था कि एक व्यक्ति से कोई लोन लेता है, वो व्यक्ति मनी लेंडर पॉनी होता है, उसको पैसे नहीं मिले तो वो गुड्स बेच देगा जबकि वो मालिक नहीं है. तो ये तीनों पॉइंट दूसरे लॉज में कवर्ड है. क्लियर है एवरीवन? सो दैट सम्स अप दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट. विच सेक्शन यू हैव टू लर्न? सेक्शन नंबर 27. तो हमने अभी तक जितने सेक्शन पढ़े हैं हम उन सारे सेक्शंस को अभी फटाफट एक बार रिव्यू करेंगे. जहाँ मुझे ज़रूरत लगी नहीं कि ये सेक्शन आपको आना चाहिए, वहाँ मैंने इंसिस्ट नहीं किया है कि आप लर्न करें. अब मैं आपको आज रूल्स ऑफ डिलीवरी की स्लाइड भेजूंगी 3. पहली स्लाइड ये, क्योंकि आज मेरी सेकेंड हाफ वाली क्लास नहीं है. रूल ऑफ डिलीवरी के इतने रूल्स हैं, आपको ये वाली चार्ट नहीं बनानी, आपको सिर्फ ये रूल्स पढ़ने हैं और लिखने हैं. सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं इतनी, 1 से 8. इज़ दैट क्लियर? उम्मीद करती हूँ आप एटलीस्ट इतना होमवर्क करके आएंगे, चाहे आप किसी भी बैच के स्टूडेंट्स हो. 3 या 5 मिनट से ज़्यादा आपको लिखने में नहीं लगेंगे 2 स्लाइड, और आपको इतनी सरल भाषा में है कि आप उसको समझ के लिख के आएंगे. तब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कल रूल्स ऑफ डिलीवरी. इज़ दैट क्लियर? इस यूनिट को हम कल सुबह की क्लास में क्लोज करेंगे और कल सेकेंड हाफ वाली क्लास में हम यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे, which is unpaid seller. Is that clear everyone? इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें. साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें.